चीन में तीसरा अनप्रेसिडेंटेड टर्म मिल चुका है, यानी कि इससे पहले एक माओ से तुंग थे जिनको ऐसा टर्म मिला था। एक अपनी लाइफ टाइम बैठे रहे वो कुर्सी पे, सारी हेरा फेरी की उन्होंने। और माओ से तुंग को आप तो मानते भी कोई नहीं, सबके सब ये बोलते हैं माओ से तुंग जो थे उन्होंने देश को बर्बाद किया था। ऐसा ही कुछ शी जिनपिंग भी कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने की राह पे ले गए हैं और तीसरी बार राष्ट्रपति बने। इससे पहले बाकियों को दो ही टर्म मिले थे और वो कानून में भी दो टर्म लिखे थे, कानून चेंज किया गया। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स में गुलरेज शेख साहब। गुलरेज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। गुलरेज भाई, मुझे एक बात बताइए कि ये तीसरा टर्म लेने के बाद बड़ा स्मूथ दिखा हमें, क्या कहीं इंटरनल रिवोल्ट हो सकता है या हमें दिख रहा है? दूसरी चीज, अब चीन किस राह पे चलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो रोहित साहब ये है कि स्मूथ हुआ कि नहीं हुआ ये आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। अंदर से बहुत से लोग निपटे हैं और कम्युनिस्टों का एक इतिहास होता है कि इंटरनल पर्जिज होते हैं। मेरा ये मानना है कि अंदर बहुत कुछ हुआ है। रात में लोगों के घरों में दस्तक भी हुई होगी, बहुत से लोगों को निपटाया भी गया है। वो कुछ का मालूम पड़ा है, कुछ का नहीं पड़ता है, आगे आने वाले समय में पड़ेगा। तो ट्रांजिशन कम्युनिस्ट पार्टीज में इतना इजीली नहीं होता है। एक बार होता है तो उसके बाद सत्ता का कंसोलिडेशन होता है, जो अभी हम देख रहे हैं शी जिनपिंग के हाथ में सत्ता एक तरह से कंसोलिडेट हो रही है। और अभी ये हुआ है इसमें कि जो 2 टर्म की एक लिमिट लगी थी अर्ली 90s 80s में डंग शाओपंग के समय, और वो इसलिए लगाई गई थी क्योंकि जो चेयरमैन माओ के डेथ के बाद हुआ था ये, और चेयरमैन माओ के समय जिस प्रकार की वायलेंस हुई थी, जिस प्रकार की भुखमरी हुई थी, जिस प्रकार के लोगों पर शोषण हुए थे, खुद पार्टी के लोगों पर भी शोषण किए गए थे, वो कभी और आगे नहीं हो, इसलिए एक कलेक्टिव लीडरशिप और 2 टर्म की बात हुई थी। अब जो मुझे लगता है ना कि केंद्रीकरण सत्ता का उतना ज्यादा हो जाएगा शी जिनपिंग के हाथ में तीसरी टर्म के बाद, कि ये जो हम कलेक्टिव लीडरशिप की बात सुनते थे चीनियों के मुंह से, कम्युनिस्ट पार्टी के मुंह से, वो अब नहीं रहेगी। और ये एक क्रम में चला, मतलब बड़ी प्लानिंग के साथ शी जिनपिंग ने चीजों को इस लेवल तक लाए हैं। आगे आने वाले 10 साल की भी प्लानिंग की, वो आगे बताऊंगा वो कैसे हो। मैं क्रमशः इसलिए कह रहा हूं इस चीज को क्योंकि 2018 में इन्होंने संविधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके वो 2 टर्म की लिमिट को हटाया था। आज हम देख रहे हैं 2022 में जाकर कि उन्होंने न केवल वापस से जनरल सेक्रेटरी बन गए, प्रेसिडेंट बन रहे हैं वो तीसरी टर्म में, बल्कि जो पोलिट ब्यूरो की 7 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी होती है जो वास्तव में चीन को चलाती है, वो पोलिट ब्यूरो और उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो चलाती है। तो उसके अंदर भी पूरा वर्चस्व दिख रहा है शी जिनपिंग का। मतलब आप ये सोचिए कि जिस प्रकार से ली कीचियान को बाहर किया गया, दूसरों को बाहर किया गया है, तो वो 4 लोग जो नए इंडक्ट हुए हैं वो शी जिनपिंग के लॉयलिस्ट हैं और अपने कैरियर में कहीं ना कहीं वो शी जिनपिंग के साथ रहे, चाहे वो शंगशी में रहे हो या किसी और पॉइंट पे रहे हो, लेकिन ये सभी लोग जो हैं उनके इनर सर्कल के पार्ट है। अब आप सोचिए कि 4 इंडक्ट किए गए, एक खुद है वो स्टैंडिंग कमेटी पोलिट ब्यूरो में, बचते हैं 2, तो 2 की क्या से बचती है। तो एक तरह से पूरा पोलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी, पोलिट ब्यूरो के विषय में भी कुछ खबरें आ रही हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और भी 1-2 दिन में हमारे पास और चीजें रिफाइन होकर आएंगी। चीन से एकदम चीजें नहीं आती हैं, आपको लंबा अध्ययन करके उनके दस्तावेज भी जो होते हैं वो चीनी में होते हैं, जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो क्या उस पर बोल रहे हैं। मुझे भी मैंड्रिन नहीं आती है बदकिस्मती से, चाहता हूं जीवन में कभी सीखूं मैंड्रिन ताकि चाइना को और समझ पाऊं। तो वो थोड़ा समय लगता है चीन को के बारे में चीजें रिफाइन होके बाहर आने में। लेकिन पॉलिट ब्यूरो के अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीजें हुई हैं जो शी जिनपिंग के हिसाब से की गई हैं। और स्टैंडिंग कमेटी जो सबसे पावरफुल ऑर्गन है चीन का, चीन को गवर्न करता है, वो अब उस पर पूरा नियंत्रण साफ साफ शी जिनपिंग का है। तो सत्ता का एक कंसोलिडेशन है वो हो रहा है। ली चांग का वो पॉलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी में आना, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। ये जो 4 लोग आए हैं, एक जो रिप्लेस 2 हुए हैं बड़े फिगर्स, उसमें ली किचियान सबसे बड़े एक रिप्लेसमेंट हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर थे।
कोई बहुत ज्यादा लॉयलिस्ट नहीं माने जाते थे शी जिनपिंग के। उनको 4 लोगों से जिनसे रिप्लेस किया गया, इन चारों को, वो लॉयलिस्ट इनर सर्कल के हैं। लेकिन इसमें भी मैं कहूंगा ली चांग का आना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ली चांग जो थे वो सेक्रेटरी हैं शंघाई के। और ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से लॉकडाउन शंघाई में हुआ था, या आप कहो कि लॉकडाउन फियास्को जो हुआ था शंघाई में, उसके बाद संभवतः उनको उनकी राजनीति उतार पर जाएगी। लेकिन ली चांग का आना, एलिवेशन होना एक बहुत बड़ी चीज है। और ली चांग जो है बेसिकली लॉयलिस्ट हैं शी जिनपिंग के। और जब उन्होंने प्रेजेंट किया पॉलिट ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी में, तो सबसे पहले जो अपने आप को प्रेजेंट किया वो शी जिनपिंग ने किया बतौर जनरल सेक्रेटरी। और उनके बाद इन पैकिंग ऑर्डर यदि नंबर 2 पे कोई ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया तो वो ली चांग। इसका मतलब ये हुआ, जो मुझे लगता है, भी निश्चित नहीं कह सकते, लेकिन संभवतः ली किचियान की जो बतौर प्राइम मिनिस्टर टर्म खत्म होगी मार्च में, आते मार्च में, तो शायद ली चांग जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। और चीन में प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर कहा जाता है, तो प्रेसिडेंट के बाद यदि कोई सत्ता का अधिकारी होता है तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो आप अगले 5 साल में मेरे हिसाब से रोहित जी ली चांग का नाम बहुत सुनेंगे, इनको सेंटर पीस पर पाएंगे। ली किचियांग का माना जाता था कुछ ना कुछ वो रिफॉर्मिस्ट टाइप के थे, तो उनको भी हटबहा का रास्ता दिखाया गया। ली किचियांग का मैंने पहले भी आपको कहा था कि ली किचियांग के साथ 2 चीजें संभव हैं, या तो वो शी जिनपिंग की जगह जनरल सेक्रेटरी बन जाए क्योंकि वो दूसरे कैंप्स जो थे उनको फेवर कर रहे थे, या उनको पोलिट ब्यूरो में जगह नहीं मिले। तो हमको देखा हमने कि स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पोलिट ब्यूरो से बाहर हो गए। मैंने आपके ही चैनल पे ये बात कही थी कि या तो ली किचियान का राइज होगा, या ली किचियान जो है वो पोलिट ब्यूरो के स्टैंडिंग कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो जो 2 बड़े नाम निकले हैं बाहर, एक तो ली किचियान सबसे बड़ा नाम को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, दूसरा वैंग यांग को दिखाया गया है। और एक नाम मुझे थोड़ा सा आईब्रो रेज कर रहा है, जो पोलिट ब्यूरो में स्टैंडिंग कमेटी में नहीं लाया गया। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पोलिट ब्यूरो 25 सदस्य होती है, उसके ऊपर होता है स्टैंडिंग कमेटी, जिसमें 7 से 9 सदस्य होते हैं। शी जिनपिंग के कालखंड में 7 सदस्य हैं। तो जो ही विंगडोंग को डाला गया है पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी से उठाकर इसमें पोलिट ब्यूरो में, ये थोड़ा आईब्रू मेरा रेस कर रहा है। और इसलिए रेस कर रहा है क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो कमांडर था वेस्टर्न थिएटर कमांड का जुलाई 2016 से लेकर दिसंबर 2019 तक। और ये बंदा जो था ये कमांड कर रहा था जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था भारत के साथ, तो उस आदमी को पोलिट ब्यूरो में बिठाया गया है। तो ये मेरा थोड़ा सा एक मेरे लिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। साथ में जो एक स्पीच में कुछ शब्दों का उपयोग किया गया शी जिनपिंग की तरफ से, वो भी आईब्रो रेस करने जैसे हैं। जैसे वो कहते हैं कि ग्रेट रिजुनवेशन ऑफ चाइना, ठीक है, किसी को तकलीफ नहीं है, हमको तकलीफ नहीं है कि ग्रेट रिजुनवेशन ऑफ चाइना हो, लेकिन उन्होंने एक रिपीटेड मेंशन किया है डेंजरस स्ट्रॉम और चॉपी वाटर्स का। तो ये डेंजर स्ट्रॉम्स और चॉपी वाटर्स जो है, डेंजर और चॉपी वाटर्स जो होते हैं वो जंग के समय होते हैं यूजुअली। तो ये एक बड़ी जियोपॉलिटिक्स की तरफ सिग्नल करता है। और एक बात उसने जो कही शी जिनपिंग ने, उसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, लेकिन एक मतलब जो निकलता है वो हमारी हिमालयन बॉर्डर पे भी निकलता है। वो कहता है कि आर्मी इज रेडी टू विन रीजनल वॉर्स। अब रीजनल वॉर का मतलब रोहित भाई, या तो आप निकाल लो ताइवान से, वो भी रीजनल वॉर, या आप निकाल लो कि हमारे लद्दाख वाले क्षेत्र से, या तीसरा मतलब यदि आप बहुत ब्रॉड लेवल पे जाते हो तो वो ये हो सकता है कि रीजनल वॉर जो आपस में होती हैं छोटे स्टेट्स के बीच में, अमेरिका को बीच में नहीं लाए बिना चीन ही उनको निपटाए। देखिए ये एक ग्लोबल हेजेमनी की बात होती है। तो लेकिन हमको तीनों चीजों पर सतर्क रहना जरूरी है। लेकिन मुझे रीजनल वॉर से ये क्या ताइवान पे, ताइवान के साथ साथ क्या ये रशिया से भी बात कर रहे थे? रशिया की से पे व्लादिवोस्टॉक और जापान के भी 2-3 आइलैंड्स पे इनका वो चल रहा है। जापान, देखिए अभी जो रशिया के साथ केमिस्ट्री दिख रही है इनकी, तो व्लादिवोस्टॉक का विषय नहीं आ रहा है। डेफिनेटली रीजनल वॉर में जापान आएगा, सिंकोकू आइलैंड्स डेफिनेटली उसमें आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा देखिए, अगर मैं उसको क्रमशः रखूं चीजों को कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, इसके मायने यदि हम डिकोड करें, तो सबसे पहले आता है ताइवान।
दूसरा आता है सेंकाकू आइलैंड्स, और तीसरा आता है हिमालय। क्योंकि अगर हम इन तीनों में देखें, ताइवान सबसे कमजोर है, फिर आता है जापान का नंबर, लेकिन जापान के साथ अमेरिका की संधि है, और अब भारत अपने आप में समर्थ है कि हम उनको चैलेंज कर सकते हैं। और अभी इस परिप्रेक्ष्य में वो भी नहीं चाहेगा मेरे हिसाब से कि हम अमेरिका के और नजदीक जाएं या अमेरिका इन्वॉल्व हो, क्योंकि उसकी हेजेमनी को भी वो चैलेंज करता है। और जहां तक रशिया की बात है, अब मुझे लगता है कि शी जिनपिंग और भी ज्यादा खुलकर रशिया यूक्रेन की वॉर में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि अब जो इंटरनल पॉलिटिक्स से निकल के उनको एक्सटर्नल चीजों पर ध्यान देने का समय है। और हमने एक 2-3 दिन पहले ही एक घोषणा देखी थी कि चीन की सरकार के जो नियंत्रण में कंपनी है, उन्होंने मना किया है कि चीन एलएनजी जो है वो यूरोप को नहीं देगा। लगभग 7% के आसपास एक्सपोर्ट कर रहा था जब से यूक्रेन वॉर चालू हुई है, और चीन ने व्यापक रूप से कोरोना के समय और उसको उपरांत भी रशिया से खूब गैस खरीद के एलएनजी बना रखी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो स्टेप थी वो रशिया और चाइना की मिलके है कि सर्दियां आ रही हैं। अब जो है उसमें कतर का भी एक इन्वॉल्वमेंट आया कि कतर ने बोल दिया कि अगर आपको गैस चाहिए और ठिठुरना नहीं है तो आप रशिया से लो, यूरोप को, यूरोपियन यूनियन को हम 25-26 तक आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे कमिटमेंट्स एशियंस के साथ है। तो मुझे लगता है कि उसमें रशिया को आप बाहर कर दे रीजनल वॉर्स में, इसमें नंबर 1 पे रखें आप ताइवान को, नंबर 2 पे रखें आप सेंकाकू आइलैंड जापान को, और फिर हमको भी सचेत रहना डेफिनेटली आवश्यक है। लेकिन मुझे नहीं लगता हम करेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज जो कुछ लोग पूछ भी रहे हैं और मैं भी आपसे पूछना चाह रहा था, एक एक तो ये बोला कि प्लीज आस्क हिम द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन उन्होंने दिया नहीं, अभी दे देंगे, ठीक है। इससे पहले भी दिया है। माय क्वेश्चन टू मिस्टर शेख, सर, डू यू थिंक थर्ड टर्म फॉर मिस्टर जी इजंट प्रॉफिटेबल फॉर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस? देखिए, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की जहां तक बात है ना, थर्ड टर्म शी जिनपिंग की, देखिए भारत तो पाकिस्तान के रिलेशन को बहुत ज्यादा नजदीक आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। और कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स का भी जो इसमें कर्तव्य है कोई बहुत फेवरेबल नहीं है हिंदुस्तान के लिए भी। और हिंदुस्तान अपनी जो स्वतंत्र विदेश नीति रख रहा है वो ठीक कर रहा है। हमारे रिलेशंस पाकिस्तान के साथ जब ही ठीक होंगे जब हमको दिखे कि ग्राउंड पे कुछ हो रहा है कार्रवाई आतंक के खिलाफ। जब तक कि वो नहीं होती है कोई मतलब भी नहीं है टॉक्स एंड टेरर का। और मुझे तो एक चीज ज्यादा अच्छी लग रही है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज हमेशा होती है। डोकलाम प्लस गलवान में जो हुआ वो अच्छी चीज तो नहीं हुई है। गलवान में तो हमारे लोगों ने शहादत दी है, लेकिन कम से कम एक चीज हुई है कि अब हम चीन के तरफ ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, उस तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा निर्माण कर रहे हैं। और हमारा कंपटीशन अब जो है ना वो एक बड़े प्लेयर के साथ है। जब आप बड़े प्लेयर के साथ कॉम्पीट करते हो तो आप ज्यादा सशक्त होते हो। पाकिस्तान एक मच्छर है, बेसिकली उस मच्छर को फुलाता है चीन। अब हमारा कंसंट्रेशन चीन की तरफ ज्यादा है। और लेकिन चीन के साथ आप ये मत सोचिए कि, देखिए कोई भी अगर ये सोचता है तो वो मुड़ता है, करना भी नहीं चाहिए कि चीन के साथ एकदम संबंध ब्रेक कर दें। आप रिलेशन उसके साथ विच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि वो सप्लाई चेन्स का विषय है, नंबर 1। नंबर 2, चीन के साथ आपको कॉपरेशन भी रखना है और कॉन्फ्लिक्ट भी रखना है। ये लंबे समय तक संघर्ष है जिसमें कॉपरेशन भी कुछ जगहों पर होगा आर्थिक विषय पर, वो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट भी हो, तो दोनों चीज एक साथ चलेंगी चीन को लेकर। हाँ, मेरे एक दोस्त है पाकिस्तान से, आफ्ताब मुगारी, और सबसे बड़ी चीज हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में आती है। पाकिस्तान में हिंदी कुछ लोग सीख रहे हैं, बड़ी बात है। कराची के हैं और हेड रहे हैं 2-3 चैनल्स को वहां पे। आफ्ताब भाई, यस, इन्होंने लिखा कि आप जैसे पत्रकार अगर कोशिश करें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कोशिश यही है। आपसे तो मेरी मतलब पुरानी दोस्ती है, जरूर तो देखेंगे कैसे हो सकता है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दोस्ती खराब करते हैं और बार बार तो होती है। अटल जी आपके ने जो भी बहुत दोस्त कोशिश की थी, या हैं उनको ये कहूंगा कि हमारी तरफ से दोस्ती के रास्ते हमेशा खुले हैं। बस आप जैसे लोग जो वहां पर हिंदी से भी प्रेम करते हैं और हिंदी में लिख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वहां पर आपकी फौज को ये एक संदेश दें कि आतंक पे फुल स्टॉप लगाओ, हमारे संबंध सुधर जाएंगे।
आफ्ताब मुगारी को मैं करीब 15 साल से जान रहा हूँ, क्योंकि मैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे काम करता रहा हूँ उस पे वेरियस चैनल्स में। तो बहुत ही बेबाकी से बोलते हैं जो बोलते हैं, और ये नहीं देखते कि सामने आर्मी है, मैं किसको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ये सबको क्रिटिसाइज करते हैं। मैं इनकी इनकी तरीके की जर्नलिज्म, इनको काफी धमकियां भी मिली हैं, और कई बार इनको अंडरग्राउंड भी रहना पड़ा है। ये सब इनके साथ हो चुका है, लेकिन ये डरे नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्या आपको, एक और क्वेश्चन ये था कि आप अपनी जैसे बोलते हैं मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, साथ में इंटरनेशनल की भी करते हैं। सुनते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको मोटे चश्मे लग जाते हैं, आपको नहीं लगा क्या? देखिए, मैंने डेंटल सर्जरी की पढ़ाई की है, लेकिन अब उसको किस्मत बोले, जो भी बोले, कभी जीवन में प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिला। मेरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो मेरे 7 से 8 घंटे रोज कंज्यूम करते हैं। उसके बाद में पहले भाजपा का मध्य प्रदेश यूनिट का प्रवक्ता रहा हूँ, अभी आईटी सेल और सोशल मीडिया का नेशनल ऑफिस बियरर हूँ। तो दैट ऑल्सो कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ब्रेड एंड बटर भी है, उसके लिए भी मेहनत करता हूँ, 7-8 घंटे 10 घंटे रोज। मैं अपनी पार्टी के लिए भी 5-7 घंटे करता हूँ, और 2-3-4 घंटे पढ़ाई भी करता हूँ। मैं एप्पल वॉच में परसों देख रहा था मैं कितनी देर सोया रात को, तो मुझे दिखा रही थी लगभग 2.75 घंटे सोया। नहीं, इसमें सेहत सेहत का ख्याल जरूर रखना है, बहुत जरूरी है, वरना मैटर बिगड़ सकता है। और ये जरूरी है, मतलब आप ये कोशिश ना करें, आपकी पहले ही आला लीडरशिप 4-5 घंटे सो रही है, और आप भी मतलब ऐसे ही करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कोई तो सोएगा पार्टी में, या सभी सभी जगते रहेंगे? क्या, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको क्या लग रहा है कि अब शी जिनपिंग के वापस आने से क्या इंडिया और चाइना बॉर्डर पे ये जो टेंशन जो बताई जा रही थी कि ये शी जिनपिंग बाहरी खतरा दिखा करके अपने आप को स्ट्रोंग कर रहे हैं, इंडिया और चाइना का बॉर्डर रिलेटिवली कूल होगा? देखिए रोहित भाई, अभी जल्दबाजी में कुछ कहना नहीं चाहिए। कुछ देर पहले तक मैं भी ये चीज सोच रहा था कि हो सकता है कि कुछ कूल हो, लेकिन ही विडोंग को जो जिस प्रकार से पोलिट ब्यूरो में रखा गया, तो वो भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाता है। किस प्रकार के व्यक्ति को, जो आपका वेस्टर्न थिएटर कमांड कर रहा था, उसको क्यों रखा गया जो डोकलाम में था। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि आगे जियोपॉलिटिक्स और चीन की अर्थनीति अंदर से कैसी चलती है। देखिए, अगर सपोज करें कि चीन की अर्थव्यवस्था और खराब होती है, जो अभी अच्छी नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में फिर शी जिनपिंग के पास कोई बचता नहीं है विकल्प कि वो केवल नेशनलिज्म को पंप करें। और नेशनलिज्म को पंप करने का सबसे आसान तरीका उनके पास ये रहेगा कि या तो ताइवान को नेक्स्ट कर लें, या फिर दूसरी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट करें। तो अभी बोलना जल्दबाजी है, लेकिन मुझे 2-3 चीजें लगती हैं जिसमें हम अगली बार भी बात करेंगे। एक तो ब्रिक्स जो अपनी नई करेंसी बनाने की बात कर रहा है, और सऊदी अरब भी शायद उसमें आए, एंड डेट करेंसी, मतलब वो लिखित में नहीं है, लेकिन जो माना जा रहा है कि नई करेंसी जो होगी वो गोल्ड बैक्ड होगी। और आप देखिए, चाइना, रशिया, इंडिया, और अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सऊदी अरब भी खूब सोना खरीदेगा, सोना खरीदे जा रहे हैं। तो दैट करेंसी विल बी बैक्ड बाय गोल्ड। तो उसमें कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन भी दिखेगा। तो हो सकता है कि अभी बॉर्डर शांत रहे, इसकी पॉसिबिलिटी को भी नकारा नहीं जा सकता है। राइट। और आफ्ताब भाई ने फिर से बोला कि एक दिन ऐसा आएगा जरूर, आतंक खत्म होगा और हम लोग साथ होंगे। आफ्ताब भाई, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल हम बिल्कुल। अच्छा, आगे आगे बात करें तो क्या आपको लग रहा है कि जो ये हटाना चाह रहे हैं डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी से, उसमें और कुछ कंट्रीज साथ शामिल हो सकते हैं? अभी जो हमें दिख रहे हैं वो तो चाइना तो है ही, रशिया भी है, इंडिया भी उसमें कहीं ना कहीं अपनी सहमति दिखाए बैठा है, सऊदी अरेबिया ऐसा करता दिख रहा है, और कुछ कंट्रीज भी ऐड हो सकते हैं इसमें? देखिए, और कुछ कंट्रीज में टर्की का भी लगता है, ईरान का भी लगता है, और इजिप्ट का भी लगता है। लेकिन सबसे बड़ा यदि कोई प्लेयर आता है इसमें, नया जुड़ता है, तो वो, अगर सऊदी अरब जुड़ता है तो वो सबसे बड़ा इंडक्ट होगा।
और सऊदी अरब जोड़ना चाहता है, इस बात में कोई दो राय अब मुझे लगती नहीं, क्योंकि जो बात आई है वो सिरिल रामफोसा की तरफ से आई है। ये जो है सिरिल रामफोसा जी, ये हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, वो सऊदी अरब गए थे और वहां पर उस जब उन्होंने तब जाके सऊदी अरब के दौरे का समय उन्होंने यदि ये बात क्लेम की है, तो एमबीएस से मिलने के बाद तो मतलब उनकी बात में वजन है। दूसरा वजन इसलिए भी है क्योंकि अगली जो ब्रिक्स की बैठक होनी है वो साउथ अफ्रीका की चेयरमैनशिप में होनी है, तो उनकी बात अपने आप में हैवी वेट हो जाती है इस समय, इस परिप्रेक्ष्य में। तो सऊदी अरब का इंडक्ट होना जो है ना, वो पेट्रो डॉलर को तोड़ने में सक्षम है। तो मुझे लगता है कि डॉलर को डेंट कर सकते हैं, लेकिन आप ये मत सोचिए कि डॉलर एकदम खत्म हो जाएगा। देखिए, ये वैसी ही बात है कि आप कहो कि हम एक दिन में चीन के से व्यापार के बाहर निकल जाए, तो हम क्या, दुनिया में कोई नहीं कह सकता। जो चीजें दशकों में बनी हैं उनको खत्म होने में भी दशक लगते हैं। आप ये कहो कि वेस्टर्न हेजेमनी आज खत्म हो जाए, तो भाई साहब वेस्टर्न हेजेमनी जो है वो सेंचुरीज में बनी है, वो एक दिन में नहीं बनी है, तो उसको खत्म होने में भी दशक लगेंगे। राइट राइट। थैंक्स अलॉट कुलरेश साहब, आपको मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए, आप बिजी थे और टाइम निकाला आपने, और दिवाली के टाइम पे निकाला। हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। Yes, आपको मैं भी और आपके हमारे सारे व्यूअर्स को भी। भी मिल रहा हूँ। राइट, थैंक्स अ लॉट, और थैंक्स अ लॉट। सबसे उम्मीद है बड़ा दिवाली का रॉकेट तो इसरो ने चला दिया। आज 36 इसने चला सैटेलाइट दिया, अब और रॉकेट की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। नहीं हो जाएंगे, रुको। दिवाली का तोहफा, और आज शाम प्राइम मिनिस्टर वहां पर होंगे भी अयोध्या में, जहां पे 18 लाख दिए जलाए जाएंगे सभी साथ को में। दिवाली की शुभकामनाएं, और मेरी कामना है कि दिवाली के जितने दिए हैं ना, आपके जिंदगियों को भी प्रकाशमय करें और हमारी राइट, दुनिया। धन्यवाद धन्यवाद। साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी एक मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट का, और उसमें भी जरूर देखते हैं कैसा दिवाली का तोहफा आता है। उम्मीद है जल्दी कुछ ना कुछ होगा। सर धन्यवाद, और जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन और करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।